हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का स्टडी करेंगे। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं मेजरमेंट्स क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ any physical quantity in which we compare a physical quantity with same type of arbitrary standard value। इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। मेजरमेंट वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसी टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड वैल्यू से करते हैं। आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू। कैसा? आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू। एज्यूम कर लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हमें मेजरमेंट्स करना हो तो किससे इसका कंपैरिजन करेंगे? आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू। किससे करेंगे? आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू। आर्बिट्रेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे नेचर ने नहीं दिया है। इसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलकर के किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिए। एज्यूम कर लिया जाए, हम लोग जानते हैं कि मीटर स्केल पर कुछ लेंथ होता है जिसे 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मीटर। तो क्या इसको नेचर ने दिया है? नहीं। हम लोग अपनी सुविधा के लिए एज्यूम कर लिए हैं कि इस लेंथ को 1 मीटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो यह कोई अकेले पर्सन एज्यूम नहीं किया होगा, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिले होंगे और वो लोग किसी स्पेसिफिक लेंथ को 1 मीटर एज्यूम कर लिए होंगे। इसी प्रकार कुछ स्पेसिफिक लेंथ को 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया गया होगा और यह इस समय पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर और यह 1 सेंटीमीटर एक्सेप्ट किया जाएगा। इसीलिए इसे आर्बिट्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह वर्ल्ड के प्रत्येक कंट्री को मानना पड़ेगा कि यही लेंथ 1 मीटर होगा। अलग अलग कंट्री अपने लिए अलग अलग मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा। किससे? आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू से। किससे किया जाएगा? आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू से। और किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सा? एज्यूम कर लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू। और इनटू क्या चाहिए? यूनिट। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमें मालूम हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? L इक्वल टू 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या है? मीटर। अब मेजरमेंट में 10 कैसे आया होगा और मीटर कैसे आया? जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम करते हैं उसी को यूनिट कहा जाता है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? यूनिट। जैसे मीटर स्केल के लिए कुछ लेंथ को 1 मीटर एज्यूम किया गया होगा तो मीटर स्केल पे जो भी लेंथ मेजर की जाएगी उसे मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि इसमें और भी मार्क रहते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, लेकिन हम लोग उसको नहीं लेंगे। अगर केवल मीटर स्केल है मान ली तो उसके द्वारा जो मेजरमेंट होगा उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर में। तो जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है? 1 मीटर। और 10 कितना बार आया होगा? जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं रॉड है और इसका मेजरमेंट हम लोगों ने किया और ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो मार्कर है यही मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल इसमें कितनी बार इंक्लूड होगा? 1 2 3 ऐसे करते करते कितनी बार इंक्लूड हुआ होगा? 10 टाइम्स।
कितना इंक्लूड हुआ होगा, 10 टाइम्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू या यूनिट जितनी बार फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड होगा वह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे मार्कर अगर मीटर स्केल होता तो इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितनी बार इंक्लूड हुआ होता, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी बार, 10 टाइम्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला क्या, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बार स्टैंडर्ड वैल्यू उसमें इंक्लूड होगा, और उसका यूनिट, स्टैंडर्ड वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, यूनिट बोलेंगे। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, Q इक्वल टू 10 मीटर। Q इक्वल टू इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे N इंटू यू। N इंटू क्या रिप्रेजेंट करेंगे, U। जैसे एज्यूम कर रहे थे N इक्वल टू 2 मीटर, T इक्वल टू 5 सेकेंड, M इक्वल टू 10 kg। तो यहाँ पे जो Q है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2 है, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, टाइम है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5, इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है, इसका यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 10, और यूनिट क्या है, 10 kg। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कोई रॉड है, तो किसी स्टूडेंट ने इसकी लेंथ मेजर की 1 मीटर, कितना स्टूडेंट ने मेजर की, 1 मीटर। दूसरे ने इसे मीटर में ना मेजर करके सेंटीमीटर में मेजर किया, तो क्या लिखा जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है N1 है, 1, और यूनिट क्या है, U1। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, N2, 100, यूनिट क्या है, U2। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर अलग अलग होगा, नहीं, लेंथ तो दोनों सेम ही है, लेकिन इनका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रियल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हम लोग और इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, N1 U1, N1 U1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N2 U2। ये पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरे सिस्टम में, पहले सिस्टम में यूनिट है, दूसरे सिस्टम में, और इसी को हम लिख सकते हैं N1 अपान N2 इक्वल टू U2 अपान U1। U2 अपान क्या लिखेंगे, U1। N1 अपान N2 इक्वल टू U2 अपान U1। जब N1 ऊपर है, U1 नीचे है, N2 नीचे है, U2 ऊपर है, तो इसे लिखेंगे N इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई U। N जो होगा U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वह यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हेंस यूनिट अगर लार्ज है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल ऑब्टेंड होगी, और यदि यूनिट स्मॉल है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ये लार्ज है तो स्मॉल ऑब्टेंड होगा, और स्मॉल है तो ये लार्ज ऑब्टेंड होगा। तो अगर n और u के बीच हम लोग ग्राफ ड्रा कर दें तो किस प्रकार का ग्राफ ऑब्टेंड होगा, कुछ ऐसा ऑब्टेंड होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला एन और यू के बीच ऐसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा। अब इस पर हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं कि अगर यूनिट बड़ा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 मीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल तो बड़ा होता है, इस पर सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है। मीटर स्केल की लेंथ अधिक होती है लेकिन सेंटीमीटर की लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इक्वल टू कितना है, 1 है। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इक्वल टू क्या है, 100 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब बड़ी होगी तो उसका यूनिट क्या होगा, छोटा होगा। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली हम लोग को क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, केजी पर मीटर क्यूब एंड मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा बड़ा यूनिट है। इन केजी पर मीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच यूनिट इज लार्ज, यूनिट इज लार्ज। ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू, केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और मीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। अधिकतर बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ये गलत हो जाएगा। जो होल क्यूब है ये होल पर होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर होल का क्यूब होगा, केवल सेंटीमीटर का क्यूब नहीं होगा। इसे लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन, एक 2 जीरो यहां पे उस पर पावर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू, यहां पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 1000 तो इधर चला गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब केजी पर मीटर क्यूब का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह लार्ज है, तो यह स्मॉल यूनिट होगा। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह स्मॉल है, तो यह लार्ज यूनिट होगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि केजी बड़ा होगा, ग्राम स्मॉल होगा, ऐसा ही है। लेकिन कि ओनली केजी नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब है, इसलिए यह यूनिट क्या हो जा रहा है, स्मॉल। और यह यूनिट क्या हो जा रहा है, लार्ज हो जा रहा है। ये जो हम लोग लिखे हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह वाटर की डेंसिटी भी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और किस टेम्परेचर पे डेंसिटी है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसे हमें याद भी रखना है। अगर कोई पूछे वाटर की डेंसिटी क्या होती है तो कहेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर गहरी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर लंबी अगर सीसी को पूरी तरह वाटर से भर दिया जाए तो उसमें कितना ग्राम वाटर आएगा, 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा। अगर एक ऐसी सीसी ले ली जाए जिसकी विड्थ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर
और लेंथ कितनी हो वो भी 1 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी हो 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको पूरी तरह वाटर से फिल कर दिया जाए तो उसमें कितना ग्राम आएगा 1 वाटर। सिमिलरली 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब हुआ 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरे एक टैंक को पूरी तरह वाटर से भर दिया जाए तो उसमें कितना वाटर आएगा 1000 kg। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर विच यूनिट इज लार्ज, विच यूनिट इज लार्ज। इन दोनों में मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में कौन सा यूनिट लार्ज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, किलोमीटर को किस में चेंज कर दें, मीटर में, 1000 मीटर, और आवर को किस में चेंज कर दें, सेकेंड में। कितना सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड। 20 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10/36, तो 5/18 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, किलोमीटर पर आवर की, और मीटर पर सेकेंड की न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है, इसलिए यह यूनिट क्या होगा स्मॉल होगा, यह यूनिट क्या होगा लार्ज होगा। अगर केवल किलोमीटर और मीटर रहता तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या लिखते 1000 मीटर। इस सिचुएशन में मीटर स्मॉल यूनिट होता, लेकिन यहां पे मीटर पर सेकेंड लार्ज यूनिट है। यहां पर किलोमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, 1000 से छोटा है, तो किलोमीटर लार्ज यूनिट होता है, लेकिन यहां पे किलोमीटर पर आवर स्मॉल यूनिट है। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से बड़ी है। तो जब भी कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा और हमें चेक करना रहेगा कौन सी यूनिट लार्ज होगी या कौन सी यूनिट स्मॉल होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में, उन दोनों यूनिट्स में रिलेशन फाइंड कर लेंगे और देखेंगे किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वह लार्ज यूनिट होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगा वह, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वह स्मॉल यूनिट होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी वह लार्ज यूनिट होगा। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं और यूनिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी एंड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया जाए इंग्लिश अल्फाबेट होता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर हैं और इन 26 लेटर से ही हम लोग पूरे लैंग्वेज को लिख सकते हैं। अगर इन अल्फाबेट्स का नंबर 26 ना होकर के इनफाइनाइट, जैसे हम लोग ABCD, ABCD ऐसे करते करते हम लोग Z तक लिख सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और इनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड बना सकते हैं। जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें
सब में ए बी सी डी ए आएंगे और इन्हीं से सभी वर्ड और सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया जाए कि ये 26 ना होते, इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या हम लोग क्या स्टडी करना इजी होता है? नहीं। इसी प्रकार जो हम लोग नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी 10 डिजिट का यूज करके पूरे नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स का। अगर ये डिजिट केवल 10 ना होते, इनफाइनाइट होते, तो क्या हम लोग इसको याद रख पाते या इनका स्टडी करना इजी होता? नहीं। तो जिस प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, डिजिट्स 10 होते हैं, और हम लोग पूरे बुक का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी प्रकार फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत लार्ज नंबर्स में है और इनके यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उतने के लिए अलग अलग यूनिट्स लिखना और उन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिजिक्स में क्या किया गया है, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है। इन क्वांटिटीज को दूसरे अदर क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कहा दिया जाए एक को अदर के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो नहीं लिख सकते हम लोग, लेकिन कहा दिया जाए जैसे 100 तो इसको किसके हेल्प से बनाया गया? 1 0 और 0, इसमें से 1 लिया गया, 0 0, इसके हेल्प से बना दिया गया। 135 को 135 को किसके हेल्प से बनाया गया? 1 3 और 5 के हेल्प से बना दिया गया। सिमिलरली हम लोग फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं और इनके हेल्प से फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका फॉर्मेशन कर लेते हैं, या इनके टर्म में फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी होंगी उन सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी और इनके यूनिट क्या होंगे? तो यहाँ पर हम लोग देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या देखते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ये कौन कौन से होंगे? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर डिफिनीशन पूछिए तो क्या बोलेंगे? वे क्वांटिटी जिन्हें अदर क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट न किया जाए उन्हें क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हें बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। और इनकी यूनिट क्या होंगे? एसआई यूनिट मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला एंड मोल। क्या होंगे?
मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। अब इसके साथ साथ हम लोग को नेक्स्ट क्या आएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तो जिन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी किन्हें कहेंगे? वे क्वांटिटीज जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उन्हें डिराइव क्वांटिटी कहेंगे और इनके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेंसिटी ले लिया जाए, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां पे मास भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, विड्थ और हाइट भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेंसिटी को इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट जो आएगा केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट केजी होगा, ये मीटर एंड मीटर, तो इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर यहाँ पे फोर्स आ जाए तो एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम इंटू ए होता है। एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे रख देते हैं, इसका यूनिट लिख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सभी एसआई यूनिट हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके यूनिट्स हैं। केजी जो है मास का यूनिट है, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है। तो ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है वह फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे और इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट में या फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है? जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनके मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जैसे मास का दिए तो मास के लिए हम लोग देखते हैं केजी, ग्राम, ये सब अवेलेबल है। उसी प्रकार अगर का दिया जाए टाइम का मेजरमेंट करना है तो घड़ी अवेलेबल है। टेम्परेचर का अगर मेजरमेंट करना हो तो क्या अवेलेबल है? बहुत सारे स्केल अवेलेबल हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। और क्या दिया जाए करंट का मेजरमेंट करना है तो हमें अमीटर अवेलेबल है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटियों के मेजरमेंट के लिए कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल के मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटियों के मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें एक और आता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट फिजिक्स में दो क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी माना गया है।
और उनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। कौन कौन से हैं? एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और इनके जो यूनिट्स होंगे उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। ये क्या होंगे? इसका डिग्री होगा, इसका क्या होगा? इसका डिग्री, रेडियन, इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं, रेडियन, इसका स्टेरेडियन, एसआई यूनिट है ये दोनों क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। अगर कोई कहे कि सप्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट तो होता है लेकिन ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। आगे हम लोग वही पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं। फिलहाल में हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। किसी दो लाइंस के बीच का जो शेप होता है उसे एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। और 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई सर्किल ले लिया जाए और सर्किल के पेरीमीटर पर एक ऐसा आर्क लिया जाए। क्या लिया जाए? आर्क, जिसकी लेंथ इसके रेडियस के बराबर हो। इस आर्क की लेंथ किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर। तो जो यहां पे एंगल सब्टेंड होगा वह 1 रेडियन होगा। क्या होगा? इसकी लेंथ अगर आर हो तो इसकी लेंथ भी क्या हो? आर। तो एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। और आर्क जो होता है ये भी लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। तो इसके लिए आगे पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला। यल यूज किया जाता है और रेडियस भी लेंथ होता है, ये भी यल हो जाएगा। तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। तो एंगल क्या है? इसका यूनिट तो है लेकिन फिर भी एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस, इसीलिए इसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। डायमेंशन लेस है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और इसके यूनिट क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। सिमिलरली अगर हम लोग सॉलिड एंगल कहें तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है? एंगल सब्टेंडेड बाय एनी सरफेस ऑन एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे किसमें? गॉस थ्योरम में, जब हम लोग 12th का स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो इस सरफेस द्वारा यहाँ पे जो एंगल सब्टेंड किया जाएगा उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इस सरफेस के मिडिल पॉइंट को मिला देते हैं और इसका एरिया है ए, और यहाँ पे जो इसका एरियल वेक्टर हो ए, वह इस आर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? आर। और इस सरफेस का जो एरियल वेक्टर है वह ए है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो? थीटा। कितना हो? थीटा हो। तो कह दीजिए यहाँ सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा अपान यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। ए कॉस थीटा अपान क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो होगा एरिया है, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर होगा। अभी हम लोग बाद में लिखना सीखेंगे इसको। ये भी लेंथ है, इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो ये दोनों ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं और इनके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट